नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी ने दिल्ली में की अहम बैठक और इस रणनीति पर हो रहा है काम। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जनता के टैक्स के एक एक पैसे का देना होगा हिसाब। मुरादाबाद में सीएम योगी की अधिकारियों को हिदायत। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जेडीयू के कई और विधायक अब भाजपा में होंगे शामिल। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कर दिया ये दावा। चौथी बड़ी खबर में जिक्र अमित शाह का गुजरात द्वारा स्मार्ट स्कूल के उद्घाटन सहित 3 कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र मौसम का। बिहार और झारखंड समेत देश के कई हिस्सों में अगले 5 दिनों तक झमाझम बारिश। आपके क्षेत्र का हाल बताएंगे दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वापस आएगा तो मोदी ही, तो वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी ने की दिल्ली में अहम बैठक और इस रणनीति पर हो रहा है काम। जी हां दोस्तों, बीजेपी की बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को लेकर विचार विमर्श हुआ है। दोस्तों, बीजेपी शासित राज्यों के प्रभारियों की दिल्ली में बैठक खत्म हो गई है और बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक करीब 4 घंटे चली और इसकी अध्यक्षता संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने की। बैठक में उत्तर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहे। बैठक में 2024 की चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ और हर राज्य से उनकी रिपोर्ट भी मांगी गई। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी मोड में आ गई है भारतीय जनता पार्टी और लक्ष्य तो ये रहेगा कि बिहार और उत्तर प्रदेश की सारी लोकसभा सीटें जीत ली जाएं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जनता के टैक्स के एक एक पैसे का देना होगा हिसाब। मुरादाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दी हिदायत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा 518 ऐसे लाभार्थी जिनके पास कभी अपना आवास नहीं था, उन्हें आवास उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने यहाँ समीक्षा बैठक की और सभी प्रतिनिधियों से बात की और उनके सुझाव नोट किए। इसमें सपा के विधायकों ने भी हिस्सा लिया और अपनी मांगे रखी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में रोजगार बढ़ाने और निवेश पर बल देने की बात की और साथ ही बिना वजह एनओसी लटकाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी। सीएम योगी ने गांव के लोगों की आमदनी बढ़ाने और कृषि निवेश लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए और उन्होंने जिले के जीडीपी मापने और उसे बढ़ाने के निर्देश दिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जेडीयू के कई और विधायक अब भाजपा में होंगे शामिल। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने किया दावा। जी हां दोस्तों, बिहार का बदला भाजपा ने मणिपुर में ले लिया है। बिहार में जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने पाला बदला और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से विपक्ष में लाके खड़ा कर दिया, उसका बदला भाजपा ने सबसे पहले मणिपुर के राज्य में लिया, जहां पर सारे विधायक जो थे जेडीयू के, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, जिससे जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। जेडीयू के 5 विधायक भाजपा में शामिल होने के बाद से बिहार में सियासी भूचाल आ गया है और भाजपा और जेडीयू के नेता लगातार एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। बयानबाजी करने वाले नेताओं में एक और नाम बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का जुड़ गया है। विजय सिन्हा ने यह दावा किया कि जेडीयू के कई नेता नीतीश कुमार का साथ, राष्ट्रवाद के साथ चलने वाली पार्टी का दामन थामेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि विजय कुमार सिन्हा ने शनिवार को नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने कभी दर्द नहीं देखा है, वो तो दिल्ली में मंत्री थे और जब वहां से वापस लौटे तो सीधे मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद वो बहुमत नहीं मिला तो फिर से मंत्री बन गए और वापस जब फिर से बहुमत आया तो फिर से मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने कहा कि राज्य में मंत्री बदलते गए पर सीएम वही बने रहे। विजय सिन्हा ने कहा कि भाजपा राष्ट्रवाद के पथ पर चलते हुए देश के खुशहाली और विकास के लिए काम कर रही है। भाजपा का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और इसी को लेकर पार्टी आगे चल रही है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने सभी लोगों का विश्वास खो दिया है। उन्होंने आगे कहा कि बहुत से लोग अब राष्ट्रवाद का दामन थाम कर आगे बढ़ेंगे। अभी तो बहुत करामात होना बाकी है, बहुत से लोग भोगने वाले हैं, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है, अब तो बस शुरुआत है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह का गुजरात द्वारा स्मार्ट
स्मार्ट स्कूल के उद्घाटन सहित 3 कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। जी हां दोस्तों, रविवार यानी 4 सितंबर को गुजरात में 3 प्रमुख कार्यक्रमों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। अपने 1 दिवसीय दौरे में गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद के 3 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे की शुरुआत अहमदाबाद नगर निगम के स्मार्ट स्कूलों के उद्घाटन से होगी। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह अखिल भारतीय जेल ड्यूटी मीट में भी शामिल होंगे। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के कर्टेन रेजर और 11वें खेल महाकुंभ के समापन समारोह में शाम करीब 7 बजे ट्रांस स्टेडिया कंकारिया में गृह मंत्री भाग लेंगे। तो दोस्तों, गुजरात चुनाव के मद्देनजर ये बड़ी खबर, जहां पर स्मार्ट स्कूल का उद्घाटन करके ये बीजेपी का आम आदमी पार्टी के खिलाफ पॉलिटिक्स होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल लेकर के गुजरात में गई है, जहां पर उनका दावा स्कूलों को लेकर के है, जिस प्रकार के स्कूल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बनाए हैं। लेकिन अब उसकी काट के लिए अमित शाह गुजरात पहुंच चुके हैं और स्मार्ट स्कूल के उद्घाटन करके वो आम आदमी पार्टी को जवाब देने वाले हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार और झारखंड समेत देश के कई हिस्सों में अगले 5 दिन तक होगी झमाझम बारिश। अपने क्षेत्र के मौसम का हाल भी जानिए। जी हाँ दोस्तों, क्या खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले फिर से आपसे निवेदन, वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले कुछ दिनों के दौरान दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। आईएमडी के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान दक्षिण प्रायद्वीपीय और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश की संभावना है और अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, झारखंड, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले कुछ दिनों में असम, मेघालय और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आईएमडी के अनुसार देश के पूर्वी हिस्सों में 6 सितंबर तक भारी बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारतीय राज्यों में गरज और बिजली गिरने की संभावना है और इसके अतिरिक्त 4 सितंबर को उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी ओर अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम के मैदानी इलाकों और मध्य भारत में बारिश की गतिविधि में कमी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार समुद्र तल पर मानसून की ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर चल रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। श्रीलंका जैसा हो सकता है पाकिस्तान का आगाज, अंजाम और भी भयानक। सबसे बुरे वक्त से जूझ रही है पाकिस्तान की आवाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एशिया के कई देशों पर गंभीर आर्थिक संकट के बादल मंडरा रहे हैं। श्रीलंका का उदाहरण सभी देख चुके हैं, जहां आर्थिक मुश्किलों से शुरू हुई हलचल उग्र और हिंसक प्रदर्शनों से होती हुई प्रमुख राजनीतिक परिवर्तन तक पहुंच गई। अगर कुछ विशेषज्ञों की चेतावनी और रिपोर्ट्स को सच माने तो श्रीलंका के बाद अब अगला नंबर पाकिस्तान का है। पाकिस्तान की जनता कमर तोड़ महंगाई और गरीबी का दंश झेल रही है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश और बाढ़ के प्रलय ने इस दंश को और गहरा कर दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को महंगाई और लचर अर्थव्यवस्था के जिन मुद्दों के दम पर विपक्ष ने सत्ता से बेदखल किया था, अब वो उसी के सामने मुंह बाए खड़े हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएई के राष्ट्रपति से की मुलाकात और सौंपा प्रधानमंत्री मोदी का पत्र। जी हाँ दोस्तों, यूएई के आधिकारिक समाचार एजेंसी WAM ने बताया कि पीएम मोदी का पत्र दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत बनाने और साझा हितों की पूर्ति के लिए इन्हें विकसित करने की संभावनाएं तलाशने से संबंधित है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी। भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना, भारत जोड़ो यात्रा को बताया गांधी परिवार बचाओ आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संबित पात्रा ने ये बड़ा बयान दिया है और शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर एजेंसियों पर दबाव बनाने और तबाही फैलाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। संबित पात्रा ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पर बाहर हैं। हाल ही में जब दोनों को जांच एजेंसियों द्वारा जांच के लिए बुलाया गया तो कांग्रेस ने विघटनकारी होने की कोशिश की और इसने एजेंसियों पर दबाव बनाने और तबाही फैलाने की कोशिश की। इसी के साथ संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस जिस अभियान को चलाने की योजना बना रही है वो भारत जोड़ो आंदोलन नहीं बल्कि गांधी परिवार बचाओ आंदोलन है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस के चंद्रभानु गुप्ता, जो यूपी के सीएम और एक प्रमुख नेता थे, उन्होंने अपनी जीवनी लिखी और ये हाल ही में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने अपनी किताब में अखबार की फंडिंग को लेकर कई सवाल उठाए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को विरासत में भ्रष्टाचार मिला है, ये भी उन्होंने कहा।
पात्रा ने आगे कहा कि भारत ने ब्रिटेन को अपने कब्जे में ले लिया और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। कभी हम पर शासन करने वाला अब अर्थव्यवस्था में हमसे पीछे है। हालांकि कांग्रेस अपनी औपनिवेशिक मानसिकता को छोड़ने में असमर्थ है। दोस्तों, क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस का भारत जोड़ो आंदोलन कांग्रेस बचाओ आंदोलन है? आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केरल में उतरे मोदी शाह 2024 में लोकसभा की 20 सीटों पर है नजर। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को केरल में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे और उन्होंने कोचीन हवाई अड्डे के निकट कलाड़ी गांव में आदि शंकर जन्मभूमि क्षेत्र में प्रार्थना की। उन्होंने वहां एक जनसभा को संबोधित किया। मोदी ने कोच्चि मेट्रो रेल के फेज 2 कॉरिडोर समेत कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। खास बात है कि अभी पीएम मोदी का दौरा पूरा भी नहीं हुआ था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पहुंच गए। शाह त्रिवेंद्रम में आयोजित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और उनके दौरे को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मिशन 2024 के अंतर्गत केरल की 20 लोकसभा सीटों पर भाजपा की नज़र है और गत विधानसभा चुनाव में भाजपा का खाता नहीं खुल सका था। पार्टी के पास जो एक सीट थी उसे भी नहीं बचा सकी और पार्टी ने अब केरल में ईसाइयों और मुस्लिमों को साधने की कवायद शुरू कर दी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जेडीयू के 5 विधायक बीजेपी में शामिल। मणिपुर में नीतीश की पार्टी को तगड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जहां एक और जेडीयू दूसरे राज्यों में खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है और इसी बीच मणिपुर में पार्टी के 5 विधायक अलग होकर भाजपा के साथ चले गए हैं। पूरा घटनाक्रम तब हुआ जब 3 और 4 सितंबर को जेडीयू नेशनल काउंसिल की बैठक होने जा रही है, जिसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह शामिल होंगे। जेडीयू की अहम बैठक से एक दिन पहले मणिपुर में पार्टी के विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। मणिपुर विधानसभा के सचिव मेघजीत सिंह की ओर से जारी बयान में कहा गया कि स्पीकर ने संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत 5 विधायकों के बीजेपी में विलय को स्वीकार कर लिया है। जेडीयू ने इस साल मार्च में हुए विधानसभा चुनाव में 38 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे, जिसमें से 6 पर उसे जीत हासिल हुई थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह और नड्डा के बाद मोदी भी आ सकते हैं राजस्थान। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, गहलोत को घेरने के मुद्दे होंगे तय। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। राजस्थान में भी चुनाव होने वाला है। राजस्थान बीजेपी ने कल 4 सितंबर को प्रदेश पदाधिकारियों और कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। जयपुर में प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में होने वाली इन बैठकों में 8-10 सितंबर तक जोधपुर में होने वाली ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति मीटिंग, बीजेपी बूथ अध्यक्ष सम्मेलन और अमित शाह के संबोधन की तैयारी करेगी। साथ ही आगामी कार्यक्रमों और प्रदेश की गहलोत सरकार के खिलाफ चुनावी मुद्दों पर चर्चा होगी। ये साफ हो चुका है कि पीएम मोदी के चेहरे पर ही राजस्थान में 2023 विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे। इसीलिए केंद्रीय बीजेपी के तय फॉर्मेट में ही राजस्थान में बीजेपी की सियासत होगी, जिसमें मोदी फेस चमकेगा और केंद्र सरकार की स्कीम्स उपलब्धियों के जरिए प्रचार होगा। बीजेपी अब राजस्थान में एक्टिव होकर चुनावी तैयारियों में जुटेगी। राष्ट्रीय स्तर के नेता राजस्थान में बीजेपी को धार देने आ रहे हैं, जिनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी दौरे प्रस्तावित हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा, संकट मोचन भी गए। जी हाँ दोस्तों, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह काशी दौरे पर हैं। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार की सुबह संकट मोचन दरबार में दर्शन पूजा करने पहुंचे। दर्शन पूजा कर रक्षा मंत्री ने देश की उन्नति और तरक्की के लिए प्रार्थना की। संकट मोचन दरबार पहुंचकर बजरंगबली की विधिवत पूजन अर्चना के बाद आरती भी की गई। उसके बाद संकट मोचन मंदिर में महंत से मंदिर के लाउंज में बैठकर शिष्टाचार मुलाकात की और काशी के बारे में चर्चा की। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आयुष्मान भारत का योजना का बढ़ेगा दायरा, प्रीमियम कम करने की तैयारी में है मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी आ रही है, जिसमें प्रीमियम कम करके इस योजना के दायरे को बढ़ाने की ये खबर सामने आ रही है। अधिकारियों ने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को और ज़्यादा मजबूत करने जा रहा है। तो केंद्र सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विस्तार देने पर विचार कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि सरकार इस योजना की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के दायरे को बढ़ाने और नए लाभार्थियों को मामूली प्रीमियम पर इसे देने पर विचार कर रही है। साल 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य उन लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस मुहैया कराना है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ये स्कीम 10.74 करोड़ से ज़्यादा परिवार
परिवारों को 5 लाख का इंश्योरेंस कवर प्रदान करती है। दोस्तों आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना के विस्तार के बारे में बताते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को और ज़्यादा मजबूत करने की प्रक्रिया में हैं, ताकि उन सभी लोगों को लाभान्वित किया जा सके जिन्हें इसकी काफ़ी ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है कि क्या भुगतान करने वालों के लिए मामूली प्रीमियम पर मिल रही सुविधा को बढ़ाया जाए, और अगर ऐसा होता है तो ये वर्तमान लाभार्थियों की लिस्ट से काफ़ी ज़्यादा होगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 78,000 कमज़ोर बूथों की पहचान, 30 नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य। बीजेपी का मिशन 2024 को लेकर बड़ी तैयारी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। गुरुवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने महासचिवों के साथ पार्टी मुख्यालय में बैठक की और इस बैठक में बूथों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। आपको बता दें कि इसी साल मई महीने में भाजपा ने पार्टी के लिए 78,000 कमज़ोर बूथों की पहचान की थी और साथ ही फैसला किया था कि इनमें से प्रत्येक बूथ पर कम से कम 30 नए सदस्यों को पार्टी से जोड़ा जाएगा। केंद्रीय मंत्रियों के एक दल के साथ साथ लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को भी इस काम पर लगाया गया है। सांसदों को 10-10 बूथ दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्रियों के हिस्से में राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 24 की चुनावी तैयारियों के दंगल का कर दिया है आगाज। 20 महीने बाद देश सबसे बड़ा चुनाव देखने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोच्चि में लोगों को संबोधित करते हुए मानो 2024 का एजेंडा सेट कर दिया। हाल ही में आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल हो, देश की राजधानी दिल्ली हो, बिहार हो, झारखंड हो, ED CBI के ताबड़तोड़ छापे पड़े हैं। मंत्री से लेकर संतरी तक के घरों को खंगाला गया है। मुद्दा भ्रष्टाचार का है और प्रधानमंत्री का कहना है कि बिना भ्रष्टाचार खत्म किए हुए न विकास हो सकता है, न गरीबों का कल्याण हो सकता है, न देश की सुरक्षा हो सकती है और न ही देश का भविष्य संवर सकता है। देश के कई हिस्सों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी मुहिम को विपक्ष डराने की कोशिश बता रहा है और इसी की आड़ लेकर विपक्ष एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। CM योगी ने दिया ड्रग माफिया को जड़ से उखाड़ फेंकने के निर्देश। पुलिस की अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट पर बनी हुई है नजर। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ड्रग माफिया के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने प्रदेश में ड्रग माफिया को पूरी तरह से नेस्त नाबूद करने के निर्देश दिए हैं। CM योगी के निर्देश पर यूपी पुलिस की ड्रग तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट पर टेढ़ी नज़र है और इस बार यूपी पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय रूट का अध्ययन किया है और इसी के आधार पर नेपाल सहित दूसरे प्रदेशों की सीमा पर चौकसी और बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। CM योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी पुलिस ने उत्तर प्रदेश में ड्रग माफिया के खिलाफ पिछले 1 सप्ताह से चलाए जा रहे अभियान को 1 सप्ताह के लिए 8 सितंबर तक बढ़ा दिया है। साथ ही यूपी पुलिस ने ड्रग्स और अवैध शराब के खिलाफ बहुउद्देशीय योजना तैयार की है। ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर और अंतर्राज्यीय सीमा पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध शराब और हुक्का बार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एक विशेष अभियान 24 से 31 अगस्त तक चलाया गया है। यूपी पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी के रूट चिन्हित कर लिया है और हेरोइन, क्रूड की तस्करी म्यांमार, बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, असम से सड़क, जलमार्ग और रेल मार्ग से दीमापुर, गुवाहाटी, गया से उत्तर प्रदेश और NCR, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में तस्करी होती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री VK सिंह बोले, कोई देश की तरफ आंख उठाएगा तो दोस्ती नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी @20 सपने हुए साकार किताब के संबंध में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करने भरतपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री VK सिंह ने मोदी राज की उपलब्धियों को गिनाया और इस दौरान चीन के साथ भारत के संबंध, LAC पर चीन के साथ तनाव और रूस के साथ भारत एवं चीन की सेना के संयुक्त युद्धाभ्यास पर उन्होंने खुलकर बयान दिया। भरतपुर ग्लोबल स्तर पर चीन के साथ संबंधों को लेकर केंद्रीय मंत्री VK सिंह ने बड़ा बयान दिया है। भरतपुर में शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दोस्ती तो सभी में होती है, लेकिन कोई हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो दोस्ती नहीं रहेगी। इस दौरान उन्होंने बताया कि रूस में वोस्तोक 2022 संयुक्त युद्धाभ्यास संघाई कोऑपरेशन एग्रीमेंट के तहत हो रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने INS विक्रांत के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने की पेशकश की। हिंद प्रशांत में शांति लाने में मिलेगी मदद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हिंद प्रशांत क्षेत्र जिस तरह से सभी वैश्विक कूटनीति के केंद्र में आ चुका है, उसे देखते हुए
आईएनएस विक्रांत के भारतीय नौसेना में शामिल होने की घटना को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। भारत के इस पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर को भारतीय नौसेना में शामिल होने को भारत के रणनीतिक साझेदारी देशों ने जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र से जोड़ रखा है, उसके संकेत साफ हैं। फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों ने न सिर्फ विक्रांत के साथ सहयोग करने की बात कही, बल्कि ये भी कहा है कि आईएनएस विक्रांत हिंद प्रशांत क्षेत्र को शांतिपूर्ण, बराबरी वाला और सभी को समान अवसर के लायक बनाने में मदद करेगा।